हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, आज और अभी से स्टार्ट करिए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 2024 का PYQ सोल्यूशन, वो भी CUET PG के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप CUET का फॉर्म जैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप ये पर्टिकुलर कोर्स कोड सेलेक्ट कर रहे हैं SCQP22, तो इसमें टोटल चार तरह के सब्जेक्ट आएंगे। इसमें आप इनरोल करना चाहते हैं इन द MSc। तो आपको पहला फिजिक्स आएगा, दूसरा आपका कंप्यूटेशनल आता है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो इनमें से आप किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, आपको सिर्फ वही फिजिक्स ही पढ़नी होगी। यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स, ग्रेजुएशन में जो भी फिजिक्स आपने पढ़ी है तो उन्हीं फिजिक्स को ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एप्टीट्यूड यहां से हटा करके सिर्फ आपके फिजिक्स के ही 75 क्वेश्चन को रख दिया गया है। तो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स जो होगा आपका 300 होगा और एवरी करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। और आपको विशेष ध्यान देना है कि -1 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस है जो ये 2025 के लिए होगा, क्या कि टाइमिंग अब कम कर दिया गया है। उसको सिर्फ 90 मिनट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को कम कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे टाइमिंग भी 90 मिनट रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रिस्टीन क्लासेस में टोटल 3 कोर्सेस अवेलेबल हैं, जो कि MSc है, MA है, BEd है। तो हमें सिर्फ MSc पढ़नी है। तो MSc फिजिक्स के कोर्स के बारे में हम बताते हैं आपको। जो इसकी फी रखी गई है 4999, जो कि अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 50% मतलब काफी लेस हो जाएगा अमाउंट। तो अगर और ये जो डिस्काउंट है 50% का, सिर्फ स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट को ही दिया जाएगा। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जा करके प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करिए, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको वहां से कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ इस दिए गए नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या टेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ठीक है बच्चा, तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। पढ़िए आप पहला क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मिनिमम दैट कैन बी ऑब्जर्व इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट। ध्यान देना आपको, सिंगल स्लिट का। और भी कितना इसका विड्थ दिया हुआ है, विड्थ मतलब वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोमीटर। इसको हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा मीटर। ठीक है, हमको पहले ही एक क्वांटिटी मिल गई। एंड नेक्स्ट क्या दिया, नेक्स्ट क्या है हमारा, विड्थ कितना दिया, 10 माइक्रोमीटर। इल्यूमिनेटेड बाई लेजर बीम, वेवलेंथ कितना दिया हुआ इसका, लैम्डा इज इक्वल टू 0.630 माइक्रोमीटर। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 0.630 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब हमको यहाँ पे सारी वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या जानते हैं, जब कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, ठीक है, मिनिमा क्या होता है हमारा, A sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा साइन थीटा होता है क्राइटेरिया, तो इसको फॉलो करना चाहिए। क्या होता है, साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर दिस द मैक्सिमम। हमको यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम m क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम m क्या हो जाएगा, m मैक्स। ठीक है, इसको m मैक्स लिख देते हैं, इज इक्वल टू a बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा। अब हमको क्या पता है, a की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.630 इंटू 10⁻, कितना, -6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 10/0.630। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमको सिर्फ 15 को ही इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 15। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, छोटा छोटा बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स
इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होगा, ठीक है। अब इफिशियंसी क्या होती है कार्नोट इंजन की हमारी, इफिशियंसी दैट नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी बाई टी एच। टी सी हमारा क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, लिख देता हूं इसको मैं, टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक ये क्या होता है कोल्ड, COLD कोल्ड, इसीलिए इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चा। ये हमारा क्या होता है टेम्परेचर ऑफ, इसको पेन चेंज कर, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ये हमारा सोर्स हो गया, और ये क्या होता है हॉट होता है, इसीलिए इसको H से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब आप यहां देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्या टेम्परेचर सोर्स का जो ये टेम्परेचर है उसको इंक्रीज किया गया है, मतलब इसको अगर आप बढ़ाते हो तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये पूरी वैल्यू देखिए, ये इसको हम अलग से लिख ले रहे हैं, देखिए टी सी बाई टी एच। आपको यहां से क्या मतलब समझ में आ रहा है, अगर हम टी एच को बढ़ाते हैं, इस टी एच को हम बढ़ा रहे हैं अगर, तो यहां से क्या दिख रहे हैं, अगर इसे टी को हम बढ़ाते जाए मतलब 1 डिवाइड बाई 100 समथिंग मान लीजिए जस्ट कर दो, तो क्या ये वैल्यू एकदम छोटी हो जाएगी, हाँ बिल्कुल छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी ना, जब इसको 1 में से हम माइनस, एक बार ये एक टाइम के बाद इतनी छोटी हो जाएगी, कम कर, मतलब इसको टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि ये डिवाइड में नीचे है, इसको जब हम बढ़ाएंगे एक बार इतनी कम हो जाएंगी, जब 1 में से इसको माइनस करेंगे ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ नहीं, मतलब 0 को माइनस कर रहे हैं, इसे 0.00, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, एक टाइम के बाद ये 0.00 समथिंग करके लास्ट में बहुत आएगा, तो मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा, तब ये अप्रोच किसको करेगा, तब 0 को। इसका मतलब अगर ये वैल्यू 0 होगी तो ये हमारी क्या इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी ना। अगर ये वैल्यू हम कम करेंगे तो इफिशियंसी हमारी कम होती चली जाएगी, इसलिए अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नीटा हमारा ये रहा है ऐसे सुंदर सा, तो ये हमारा 1 माइनस 0 को अप्रोच करता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज का मतलब ये बढ़ रहा है, अगर इसको हम बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा, तो इंक्रीज कौन सा ऑप्शन है, ये इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम उस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सोर्स के टेम्परेचर को तो ये इंक्रीज करेगा। तो पढ़िए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां से कम, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द विस्कोसिटीज ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में हमको लिखना है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है विस्कोसिटी, हमको यही बताना है, तो ये जनरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा होती है भाई ग्लिसरीन की, उसके बाद होती है हनी की, उसके बाद होती है मशीन ऑयल, ठीक है, हमारा ये मशीन ऑयल हो गया, हमारा लास्ट क्या हो गया ब्लड। तो ये सीरियल वाइज ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा होता है ये अरेंजमेंट ऑफ विस्कोसिटीज का। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ABCD फर्स्ट वन, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को बस आप कुछ चीजें होती हैं पॉइंट बुक में लिखा जाता है ना, तो सिर्फ आप पढ़ ही रहिए, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, ठीक, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एक सिलेंडर लेते हैं हम भी ले लेते हैं एक सिलेंडर, ये रहा हमारा सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर बनाई, ये रहा अच्छा सा सिलेंडर हमारा हो गया, ठीक, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो हमें पता है जब वो सेंटर से जाती है लाइन, तो इसके मतलब इसके थ्रू अगर हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंट्रल लिख देते हैं इसको, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हाफ mr², ये हमको पता होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। ये हमारा सेंटर के लिए हो गया। अगर हम सरफेस में निकालेंगे तो क्या होगा, हम क्या लगाएंगे सरफेस में मतलब इधर, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है, जो हम निकालेंगे सरफेस पे, ठीक है, ये हम सरफेस पे निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सेंट्रल निकालेंगे, सेंट्रल, ठीक है, ये सब्सक्रिप्ट में लिखा गया है, आई सेंट्रल प्लस md², ठीक है। तो आई सेंट्रल तो हम जानते हैं हाफ mr² होता है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ mr²,
और इन दिस केस क्या हो जाता है, जो हमारा डी होता है डिस्टेंस, वो इक्वल टू आर हो जाता है, रेडियस के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, इसको हम डी की जगह पर रख देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा तो हाँ 3/2 एम आर स्क्वायर, ये रहा हमारा कौन सा, सरफेस पे। ठीक है, आई सरफेस, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसमें से देखिए कौन समझ कर रहा है, हाफ एम आर स्क्वायर ये नहीं होगा, 3/5 2/5 3/2, देखिए ये 3/2 एम आर स्क्वायर, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है भाई अपने हिसाब से। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको जितने भी सॉलिड सिलेंडर हो गए, हॉलो सिलेंडर हो गया, स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, इन सबको आपको एग्जाम के लिए हमेशा एक तैयार करके रखना है। ठीक है, जितने भी होते हैं सबको एक लिस्ट बनाइए उसका, उसको डे बाय डे मतलब एक अल्टरनेट टाइम पे उसको देखिए, आप देखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप देखें ये क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल टाइम लगाने वाला ही नहीं था, आपको तुरंत कर देना चाहिए था उसको, ऐसे क्वेश्चन है ये, ताकि आपको जो लेंदी क्वेश्चन उसमें टाइम मिले आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, द डोर ऑफ रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड द रूम, मतलब रूम के अंदर कोई रेफ्रिजरेटर है वो चल रहा है बढ़िया से, इस लेफ्ट ओपन, उसका डोर ओपन कर दिया गया, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज करिए, देखिए क्या है इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है, द रूम विल बी कूल्ड स्लाइटली, क्या रूम ठंडा हो जाएगा, मतलब एक फ्रिज भाई, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का दरवाजा खोल दीजिए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन यही है कि आप फ्रिज का दरवाजा खोल दीजिए, रूम बंद है आपका, ठीक है, और फ्रिज आपका चल रहा है, तो क्या होगा। तो पहला कह रहे हैं ये कि जो हमारा रूम ठंडा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल असत्य है, ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, रूम विल बी वार्म अप ग्रेजुअली, मतलब रूम धीरे धीरे गर्म होगा, ये वचन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द रूम विल बी कूल टू द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, ये तो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल बी रिमेन अनअफेक्टेड, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल अफेक्ट होगा। अभी हमने स्टार्टिंग बताया ना क्या हुआ कि मतलब टेम्परेचर उसका धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमको क्या देखना है, अच्छा इस तरह का है, हाँ तो हमारा कौन सा सही था, ये सही था, बाकी हमको इनकरेक्ट देखना है ना, ये चीज बिल्कुल ध्यान देना भाई। अब होता क्या है अभी, पिछले हमने जब ये IIT जैम वगैरह का एग्जाम दिया था, तो CUT का भी, तो उस टाइम दूसरे नाम से था, CU सेट करके था। तो हमने जब एग्जाम दिया था, चाहे जिसमें, चाहे जैम में चाहे CUT में था, तो उसमें क्या था, आया हुआ था ना विच वन इज नॉट करेक्ट, तो मुझे वो पॉजिटिविटी में लेकर के मैं सोचा कि विच वन इज करेक्ट, तो इस चक्कर में मेरा क्वेश्चन गलत हो गया वहां पे। तो यहाँ पे ध्यान देना, आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये इनकरेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, ऐसा समथिंग लाइक दैट ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कह रहे हैं इनकरेक्ट, तो पहला हमारा इनकरेक्ट है, पहला गलत है, दूसरा सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब ACD फर्स्ट वन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन को या तो आप गलत करिए या तो सही करिए, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो उनमें से 3 को गलत करिए या 1 को सही करिए, तभी आपका काम हो सकता है। मान लीजिए आपको सही ना आ रहा हो तो आप गलत करिए, लॉजिक से ऐसे ही मनमानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दी रिवर्सिबल इंजन एंड इरिवर्सिबल, 2 इंजन है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजन आर वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, द इफिशिएंसी ऑफ, तो इफिशिएंसी पूछ रहे हैं क्या होगा, बोथ सेम ओ। ठीक है, ये जो हमारा होता है, ये देखो सीधा सा स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ना क्वेश्चन में, मतलब यहाँ एग्जाम में ज्यादातर स्टेटमेंट ही आपको याद रखने चाहिए, जो बेसिक्स हैं इंपॉर्टेंट से। ठीक, तो क्या है, इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल, देख लीजिए भाई स्पेलिंग, ये हो गया रिवर्सिबल और ये हो गया हमारा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल हो गया हमारा। तो जो ये हमारा इरिवर्सिबल होता है, ये हमेशा, ये इसकी जो इफिशिएंसी होती है ना, रिवर्सिबल से हमेशा कम होती है, ये हमेशा लेस, तो ये होता है हमारा सबसे ज्यादा, रिवर्सिबल का सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें है कोई रिवर्सिबल इज ग्रेटर, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सब छोटी छोटी बातों को आप याद रखिए। और एक चीज और आपको बता दूं इसमें, कि जो हमारा होता है कॉर्नॉट इंजन क्या होता है, चलिए ठीक है, इसको बाद में बताया जाएगा, अभी एक क्वेश्चन और है इसकी बेस पे, तब उसको हम बता देंगे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, इसे देखिए,
इज इक्वल टू एच न्यू, ये न्यू फॉर्म लिख सकते हैं, या फिर इसको हम एच, ये एच या नहीं है एच, एच ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला हमको। अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे तब भी हम एनर्जी के बारे में बता सकते हैं, अगर हम इस वेवलेंथ के बारे में जानते होंगे तब भी हम एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो यहाँ से एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर ये हमारा क्या ये घट रहा है तब भी एनर्जी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। तो हम वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं और क्या फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से भी बता सकते हैं, दोनों के तरीके से। तो देखिए क्या है, पहला रेडियो वेव है। तो हमें पता है कि रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ, वो बहुत ही कम होती है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कम हुई ना तो एनर्जी ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी एनर्जी जो होगी वो भी कम हो जाएगी। अब आइए सेकेंड वन पे, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होता है? माइक्रोवेव बस थोड़ा सा, इसकी एनर्जी थोड़ा सा इससे ज़्यादा होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन एनर्जी इसकी होती है, ठीक। तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इससे, ठीक, थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कम ही होती है, तो इसकी भी एनर्जी कम ही होगी, पर इससे ज़्यादा होगी। फर्स्ट वाले से इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। अब आते हैं हम इंफ्रारेड रेज पे आते हैं, तो इसकी जो एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इससे थोड़ा ज़्यादा होती है, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा होती है, तो एनर्जी क्या होगी? होता तीनों का कम ही है, थोड़ा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आता है। तो इस सबसे ज़्यादा किसकी है? इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। अब आते हैं एक्सरे की बात। तो एक्सरे की जहाँ तक हम मतलब हम जानते ही हैं, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है? बहुत हाई होती है, हाई नहीं बहुत हाई होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये एफ, ये काफ़ी हाई होती है, लार्जर होती है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको यहाँ से कैसा ऑर्डर मिल रहा है? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए में जाना है हमको, तो कौन सा मिल रहा है? ये पहला होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? इसकी होगी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ए बी सी डी देखिए कौन सा पैटर्न, ए बी सी डी, तो फर्स्ट वन हमारा सही होगा। तो सबसे कम इसकी होगी, उसके बाद उससे ज़्यादा होगी, फिर ज़्यादा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये रहा, ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 2 प्लैनेट्स P1 एंड P2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 प्लैनेट है, देख लेते हैं। प्लैनेट है 2, ये हमारा 2 प्लैनेट हो गया, और इधर बनाते हैं थोड़ा सा, ये हमारा 2 प्लैनेट हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। एक का नाम हम P1 दे दिए, दूसरे का नाम हम P2 दे दिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इसलिए दे रहे हैं। और क्या कह रहा है? इसका जो मास है वो M1 एंड M2 है। क्या है? M1 है इसका M2 है। हम बच्चा हमेशा एक चीज बताए हैं आपको कि बस आप मतलब इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, उसको घबराना नहीं है आपको, बस जितनी डेटा उसमें दी गई है एक बार उसको लिख के तो देखिए, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। सबसे पहले क्या काम करना है, हम बड़ा सा क्वेश्चन देख के डर जाते थे, हम लोग भी डरे हैं, तो और उसका आंसर एकदम छोटा सा आता है। अभी इन द मतलब इसके लेक्चर के जस्ट बाद में, क्लास के जस्ट लास्ट में क्वेश्चन है, ठीक, तो उसमें बताया गया है, हम बताएंगे छोटा सा है ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन है उसका आंसर एक छोटा सा है, वो बड़ा सा लेंदी सा दिया हुआ है पर उसका आंसर एकदम छोटा सा आता है, तो बस थोड़ा सा देखना होता है आपको। और क्या दिया हुआ देखते हैं, प्लैनेट P1 P2 मासेस M1 M2 रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के अराउंड में ये घूम रहे, किसके? इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं। मान लीजिए यहाँ कहीं सन है, बहुत दूर है इसलिए छोटा सा बनाए हैं, ठीक, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसका चक्कर कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं इसको। इसका टाइम पीरियड भी दिए हुए हैं, इसका T1 दिया है, इसका T2 दिया है, ठीक, और क्या है? T1 T2 रिस्पेक्टिवली। द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट P1, P1 के लिए मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस लिख लीजिए, डिस्टेंस ऐसे लिखिए, डिस्टेंस, अब इसको लिखिए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? मिनिमम डिस्टेंस r दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस मैक्स लिख लेते हैं सिर्फ, मैक्सिमम का ये कितना है? 2r 3r दिया हुआ है, ठीक। ये तो हमने P1 के लिए लिखा है, अब हम P2 के लिए लिखेंगे। P2 का क्या करेंगे? जो डिस्टेंस है इसको नहीं जाए, ऐसे नहीं देते, डिस्टेंस मिनिमम इक्वल टू कितना है?
मिनिमम 2r है, ठीक है, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्स लिख देंगे इसको हम, कितना है 4r है, ठीक। तो हमको सारी चीज़ें पता चल गई। और एक चीज़ यहाँ से, अब सारी डेटा जो भी दी गई रिस्पेक्टिवली, वेयर r इज द कांस्टेंट एज्यूमिंग m1 m2 आर मच स्मॉलर देन द मास ऑफ सन, सन के अकॉर्डिंग वो मास जो है बहुत ही कम है, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ T2 बाई T1 आपको निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, केपलर्स लॉ, कहाँ से शुरू करूँ, ठीक है, नीचे, बाई केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, केपलर्स थर्ड लॉ। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, केपलर्स भाई साहब, जो हमारा टाइम पीरियड होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है, ये हमारा केपलर्स लॉ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सेमी मेजर एक्सिस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, फॉर P1, इसको ऐसे कर देते हैं, फॉर P1 तो सेमी मेजर एक्सिस इसको हम A1 मान लेंगे, ठीक है, एक का P1 के लिए हम इसको रिस्पेक्ट में हम A1 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सेमी मेजर एक्सिस, डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, कहाँ भाई, फर्स्ट वन के लिए r प्लस 3r है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, ठीक। फॉर P2 निकालेंगे हम, तो इसको P2 निकालेंगे तो इसको A2 कर देंगे, ठीक है, A2 सेमी मेजर एक्सिस है, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो ये 2r दिया हुआ है प्लस 4r दिया हुआ है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3r, ठीक है। अब हमको सेमी मेजर एक्सिस निकल गया, तो हम यहाँ से देखो इसको डिराइव करके हम क्या बना सकते हैं, इसको क्या लिखूँ भाई, ठीक, यही लिखता हूँ। तो इसको हम डिराइव करके क्या बना सकते हैं, T2 स्क्वायर डिवाइड बाई T1 स्क्वायर, इसको एक साथ में कर देते हैं, T2 बाई T1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अभी नहीं ऐसे देखिए, और इसको A2 बाई A1 का क्यूब, इसी फॉर्मूले को एन इसको कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट मतलब ऐसे हम T2 बाई T1 या A2 बाई A1 ऐसे हम बढ़ा के, हमको जितना है, अगर T3 चाहिए हमको, A3 चाहिए, तो हम ऐसे इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या है T2 बाई T1 का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं हम। हमको A2 A1 पता है नहीं, बिल्कुल पता है, बस वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, रखिए जल्दी से आप भी साथ में ही। तो A2 क्या है हमारा 3r है, डिवाइड बाई 2r, इसका क्यूब है, इससे r से r कैंसिल हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे ये 27 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम स्क्वायर रूट हटा देंगे, ठीक, तो स्क्वायर रूट यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा T2 बाई T1 इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 27 डिवाइड बाई 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर होगा, ओ हाँ सही तो है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ 3/2, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3/2, इसको अगर हम अंदर भेज रहे हैं 3/2 को, ये स्क्वायर के रूप में अंदर जाएगा, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3, और ये 2 का 8 हो जाएगा, 2 का 4 होगा ना, 2 का क्या होगा 4 इंटू 2, ये क्या आ गया आंसर 27/8। तो इसका भी मतलब वही है, ठीक है, इसको जब अंदर भेजेंगे तो यही आएगा 27/8, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगी, फर्स्ट वन, ठीक। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन लग रहा था, ये दिखने में बहुत भारी सा लग रहा था, पर है एकदम सरल सा। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए एकदम सीधा सीधा, इससे सस्ता क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा क्या, इफ द रेशियो ऑफ द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इलास्टिसिटीज इज द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। देखिए अब यहाँ पे आ गया ना, फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, यही देखना है आपको, नॉट ट्रू क्या देखना है, ES/ET, देन विच ऑफ द, अब आपको मैच कराना कौन सा सही है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ यही सही है, विच वन इज नॉट ट्रू, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। ये बस आपको चीजें याद रखनी है, बाकी सबको, ये देखो हमने अब बताया क्या कि ये तो आप गलत करिए, ये तो आप सही करिए, तो ये आपका सही है, और आपको पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, BCD। अब देखिए BCD मैच करें कहाँ, BCD ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सत्य हो जाएगा।
आपको एग्जाम में मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन के आसपास तो मिलेंगे, 75 क्वेश्चन है ना, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप तुरंत कर पाओगे अगर आप अच्छे से मेमोराइज कर रहे हैं तब हर चीज़ों को। 10 क्वेश्चन को आपसे हमें लगता है 2-3 सेकंड में तो पक्का कर लेंगे, आपका टाइम बहुत बच जाएगा फिर। और अभी तो हमने बता दिया ना कि सिर्फ 90 मिनट है आपके पास, 75 क्वेश्चन 90 मिनट। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट, ठीक है, इनकरेक्ट, ये ध्यान देना है आपको। अब देखिए क्या चीज़ है स्टेटमेंट, ए पार्टिकल कैन ट्रेवल इन फ्री स्पेस फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये तो बिल्कुल असंभव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप ही जान रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ए पार्टिकल कैन ट्रेवल इन मटीरियल मीडियम फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, इन फ्री स्पेस। ए पार्टिकल कैन नॉट ट्रेवल इन द मटीरियल मीडियम, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ये सत्य है, ये हमारा सही है। और इसने क्या पूछा है ऑप्शन में, इनकरेक्ट हमको चूज करना था। हमको पता है कि ये सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो अब उस सबको गलत कर दीजिए फिर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए बी सी डी तो हमारा सही है, हमको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आपको भी पता है कि स्पीड ऑफ लाइट के मतलब अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन सर, लाइट ऑफ स्पीड से आगे हमको जा ही नहीं सकते हैं, ठीक। उसको हम अप्रोच कर सकते हैं बट वी कैन नॉट ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विथ ए स्पीड, दिया हुआ है, लिख लीजिए इसको, v = 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी इसको तुरंत चेंज कर लीजिए, 7.6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, व्हाट इज योर एस्टिमेशन ऑफ द हाइट, मतलब हम अपने से एस्टिमेट करके हमको हाइट निकालना है, ये यही कर रहे हैं, तो हाइट हमको निकालनी है यही। और क्या कह रहे हैं, ऑफ हाइट ऑफ ए सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ से कितनी दूर ऊंचाई पे सैटेलाइट है वही हमको एस्टिमेट करके अपने हिसाब से निकालना है। कंसीडर द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 × 10⁻24, आपको याद भी रहना चाहिए ये, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है पर आपको याद रहना चाहिए, इतना केजी है, ठीक। रेडियस भी आपको याद रहनी चाहिए, 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक, 10⁻6, 6400 किलोमीटर, हाँ किलोमीटर को भी जब हम चेंज कर देंगे इतना मीटर हो जाएगा। अब आपको सारी डेटा पता है। अब ये क्या होता है, जो हमारा व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ, हमको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, दी प्लैनेट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, मिट जा भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, और तभी तुम्हारा प्लैनेट है ना भाई, बिल्कुल है। क्या हो जाएगी, v = √gm/r+h, इसका स्क्वायर करिए दोनों तरफ साइड में, ठीक। और आपको यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेना है फटाक से, ठीक है। आप इसको कर लीजिए, मैं सारा डिटेल्स करवा दे रहा हूँ, तब भी फिर भी स्क्वायर करेंगे, इसको इधर साइड लाएंगे, r+h हो जाएगा, इसको समझते चलिए जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा gm / v², तो इसको क्या करेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू देखिए आपको दिया नहीं है, हो सकता है कभी कभी दे दे कभी कभी ना दे, तो कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद रहनी, 6.67 × 10⁻−11 आपको याद रहनी चाहिए, -11, ये 11, समझ में आ रहा है ना। m की वैल्यू हमको दी हुई है, m हाँ 6 × 10⁻24 / v, वेलोसिटी कितनी है इसकी, ये दिया हुआ है 7.6 × 10⁻3, अब इसका स्क्वायर होगा भी, तो क्या हो जाएगा 7.6 × 10⁻3 और हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालिए वैल्यू, तो एक कैलकुलेशन आप ही करिए, ठीक है। मैं सारी चीज़ बता दिया हूँ, मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आएगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 550 आएगा। जो हमने
एस्टिमेशन अपना किया था, तो जो हमारी वैल्यू आई थी h, अभी देखिए r भी है यहाँ पे, r का भी उधर आप क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे। ठीक, एक लाइन में और बना देता हूँ, h निकालना है आपको, इक्वल टू ये क्या आया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 7.6 इंटू 10⁻3 इंटू 7.6 इंटू 10⁻3 माइनस आर की वैल्यू क्या है, रेडियस 6.4 इंटू 10⁻, क्या 6। ये अभी इसको मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो उसमें से हम माइनस करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा इसकी वैल्यू 530। हमारा जो मैंने एस्टिमेशन किया था तो हमारा 530 है, तो वो किसके किसके आसपास है, वो 550 के, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको, बाकी आप कर लीजिएगा इसको कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, 2 पार्टिकल आर रिवॉल्विंग। हाँ, एक चीज और बता दें, आपको नहीं बताया भी कि इस सेशन में हम, इस क्लास में हम सिर्फ 1 to 25 क्वेश्चन को करवाएंगे। ये हम 3 पार्ट में करेंगे। पार्ट ए में हम 25 क्वेश्चन, फिर हम 25 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन है, तो हम 3 पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 पार्टिकल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को अपोजिट मूव कर रहे हैं विथ ए स्पीड ऑफ 0.9 सी। सॉरी, ये 0.9 सी है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ई नहीं है। ठीक बच्चा, सी इन ए लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, दी रिलेटिव वेलोसिटी आपको यहाँ से निकालनी है। तो ध्यान से देखिए आप, ये कोई पार्टिकल है, कह रहे हैं यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल ये है, इधर मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से, 0.9 सी से, और एक इधर से मूव कर रहा है इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये एक छोटा सा हमारा पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी या सॉरी इसकी स्पीड 0.9 सी है। ठीक है, तो ये किस फ्रेम में है, लेबोरेटरी फ्रेम में। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, ये हमारा ओ हो गया, ओरिजिन। तो ये यहाँ से आप मतलब कि एक पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा है, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी इनकी निकालनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा हमारा, वी रिलेटिव क्या होता है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 1 प्लस v1 v2 बाई सी स्क्वायर, ये होता है हमारा। ठीक, अब निकालिए यहाँ से, v1 v2 की वैल्यू रखिए 0.9 सी प्लस 0.9 सी, सी को जरूर रखना है ये। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करना है तो 81 हो जाएगा, 81 सी स्क्वायर होगा, क्यों क्या है 9c इंटू 9c हम करेंगे तो ये 0 पॉइंट इतना हो जाएगा, डिवाइड बाई सी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो क्या बचेगा ओवरऑल, ये 1.8 हो जाएगा, c डिवाइड बाई 1.81 इतना हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1 इतना, तो ये हो जाएगा 0.9945 आएगा, इतना c आएगा। तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना है हमको सिर्फ, तो हम क्या लेंगे 0.99, सिर्फ 2 डिजिट तक हम जाएंगे, ये इतना c, ये हमारी आ जाएगी वेलोसिटी जो भी रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी। रुक जाओ, अच्छा से बना देता हूँ, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक, एकदम सिंपल सा है, फॉर्मूला याद हो तो आप कर सकते हैं ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स कंसीडर नाइट्रोजन गैस ओबे द वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट विथ बेस्ट फिट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स ए एंड बी। ठीक है, ये वैल्यू पैरामीटर की है ए की, एंड दिस इज द बी, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। ठीक है, एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल, एज्यूम ईच मॉलिक्यूल इज द स्फेयर। ठीक है, आपको स्फेयर मान के चलना है, तो ये काफी लेंदी है, इसका सारा डिटेल्स हम आपको बता दे रहे हैं। तो क्या होगा, जो वैन डर वाल्स का इक्वेशन होता है, वन डे वॉल इक्वेशन ऑफ जो भी पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स। ठीक,
लिख देता हूँ अच्छे से, पैरामीटर। तो क्या होता है, दैट इज b इज इक्वल टू a इंटू एन ए। ये हमारा क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इंटू अब उसको हम स्क्वायर मानेंगे तो इसका एक वॉल्यूम आएगा, तो उसको हम लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। हमको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है उसका ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमको पता चल गया, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका डायमीटर निकालेंगे, सॉरी रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ से आप रेडियस फाइंड करो। पहली चीज़, अगर आपको यहाँ से रेडियस आपका मिला, ठीक है, आपने कुछ रेडियस फाइंड किया, तो आपको आना है सेकेंड क्या करना है, डायामीटर निकालना है। डायामीटर क्या होता है, आप सबको पता है, 2 इंटू रेडियस। तो ये हमारा डायमीटर निकल, रेडियस हम आपको यहाँ से सिर्फ रेडियस सबको दिया है। अब v की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू पता है, आपको यहाँ से r निकालना है। r निकाल के अब 2 इंटू आर कर देंगे तो आपका ये डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम और आपको बता दें, ठीक, तो ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए ऐसा हुआ है कि ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द आंसर की, तो ये ऑप्शन आया है 4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक। तो जो हमने एस्टिमेट वैल्यू की है, मतलब निकाली है अपनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वो 7.8 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर आ रहा है। वो कई बार हमने चेक किया, ठीक। तो अभी हम इसको 3 पार्ट में करेंगे। बस एक बार आप बता दीजिएगा, जब हम ध्यान से खुद इसको अगले वाले पार्ट में या लास्ट में या सेकंड वाले में इसको इंक्लूड करके है इसको डिटेल्स बताएंगे, ठीक। तो आप भी इसको चेक करिएगा कि आपका आंसर इनमें से कौन सा आ रहा है। अकॉर्डिंग टू आंसर की ये आंसर है हमारा, आना तो यही चाहिए, तो वैसे हमारा जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक। तो आप बताइएगा कि आपका कौन सा आंसर इसमें आ रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 phases maintained at the constant temperature T and pressure P. The number of molecules present in the phase 1 and phase 2 of the system is represented by the n। n क्या है, मतलब वही फेज ही है, phase 1 and phase 2, and gives free energy per molecule, gives free energy। अभी आपको बता दूं हम कि जो गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो आप फेज चेंज करेंगे मॉलिक्यूल्स का, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो हमेशा बराबर ही रहता है। एक फेज से दूसरे फेज में भी जाएंगे आप, वो इक्वल ही रहता है, बराबर, ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, इक्वल, मतलब फेज चेंज करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो इक्वल रहते हैं। ये देखिए इक्वल, ठीक। ये छोटा सा स्टेटमेंट था इसका, गिफ्ट फ्री एनर्जी का। अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता गिफ्ट फ्री एनर्जी पे, तो ये इक्वल रहते हैं, ठीक। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको बस 2-3 सेकंड लगे ना अटेम्प्ट करने में। अभी आप एज्यूम करिए, अभी हमने सिर्फ 14 क्वेश्चन किए हैं, उससे पीछे लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ ही गए हैं जो सिर्फ डायरेक्ट करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए आप। इन हीट इंजन बेस्ड ऑन द कार्नोट साइकिल, हीट इज एडेड टू द वर्किंग सब्सटेंस एट कांस्टेंट, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर। ये अब ये देखिए एकदम रिमाइंडर बेस्ड है ये भी। अब क्या होता है हमारा कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन या हीट इंजन, दो, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, इसमें क्या होते हैं 2, यही हम बताने वाले थे, हम आगे आएगा तो फिर बताएंगे। इसमें 2 एडियाबैटिक होता है, 2 आइसोथर्मल कार्नोट साइकिल में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 एडियाबैटिक, ठीक है। 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक, टोटल 4 प्रोसेसेस इसमें होते हैं। तो जो आइसोथर्मल होता है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, और इसी वजह से ये हीट इंजन नाम से जाना जाता है। यही वन ऑफ द मोस्ट रीजन इसका यही है, इसको जिससे इसको क्या कहते हैं, हीट इंजन कहा जाता है, ठीक। तो टेम्परेचर हमारा इसमें कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 balls ईच ऑफ द मास 1 kg व्हेन देयर सेंटर आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक। मतलब वो 10 सेंटीमीटर दूर है। क्या है, ये 2 हमारे 1 kg के, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg है। इससे ये तो वाकई सबसे सस्ता क्वेश्चन यही है।
हमें लगता है ये 11th 12th में आपने पढ़ा होगा ये, ठीक। 1 kg है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको फोर्स निकालना है, ठीक। कोई 1 kg का दो बाल ले लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस ऐसे रख दीजिए, उनके बीच का फोर्स निकालना है आपको। हमारे आपके बीच में भी एक फोर्स लगता है, वो न्यूटोनियन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं, वो इतना कम होता है ना, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, आप भी हमारे पास, हमारे सामने आप खड़े हैं, तो क्या होता है, हमारे और आपके बीच में एक फोर्स लगता है, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, पर वो इतना कम होता है, इतना कम। अभी देखिए जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। -11 का मतलब समझ रहे, बहुत ही कम, कि मतलब उस फोर्स को आप फील नहीं कर पाओगे। जब ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है तब इस वैल्यू को आप, तब वहाँ पे एक फोर्स लगता है। देखिए जब प्लैनेट की बात हम करते हैं तो फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, वहाँ पे उतना है। अभी आप यहाँ पे आपका कुछ समथिंग 50 वेट है, अगर आप जा रहे हैं किस पे, मून पे, मून भी एक बड़ा सा सब प्लैनेट है, तो वहाँ पे जा रहे हैं तो वेट में आपके फर्क आ जाएगा। तो ये बड़े लेवल पे काम करता है, पर छोटे लेवल पे इतना कम होता है कि आप इसको फील नहीं कर पाओगे। तो एफ की वैल्यू क्या होती है, G m1 m2, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला r², ठीक। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 kg। ये क्या है, इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कर दीजिए, 0.1 का स्क्वायर 6.67 इंटू 10⁻11, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 10⁻⁻2 इसको लिख सकते हैं। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे हम, क्या हो जाएगा, वो उसमें से कम हो जाएगा, तो हो जाएगा वो बड़ा 6.67 इंटू 10⁻11 है, 10⁻2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चा, ये 10⁻⁻9। देखिए कौन सा आंसर सही हो रहा है, 6.66, ये देखिए, ये रहा आंसर एकदम। मतलब हमें लगता है इसको डालना नहीं चाहिए था इनको, पर अच्छी बात है, आप ही का मार्क्स बढ़ेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब देखिए ये सब जो भी ये डायमेंशंस वाले होते हैं, ये सबको, मतलब सारे तो नहीं, लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्लांक कांस्टेंट हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, दे दिया, अच्छी बात है। तो आपको याद रखना है, और नहीं भी याद रखनी है तो उनका जो भी यूनिट होता है वो याद रखना है, क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा फिर। अब सबको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, हो सकता है आपको डी ब्रॉगली, अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से आपकी क्या समझ रही है, ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ये मीटर में होगा तो ऑब्वियसली इसका एल होगा, तो आपको पता है, ये सिंपल यहाँ से मैच कर गया, मतलब डी का 1। अब देखिए डी का 1 कहाँ पे है, यहाँ पे डी का 1, D1, सॉरी डी का 4 देखिए 2 में है, इसमें नहीं है, इसका मतलब अब 2 ऑप्शन में ही आपको ढूंढना है। अब हम किसी और पे चले जाते हैं फिर, ठीक। वर्क फंक्शन में चले जाइए। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन एनर्जी, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू एनर्जी, तो उसका क्या होता है, ml²T-2, ml²T-2। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से इस पे चले जाइए। अब 2 ऑप्शन देखिए आपको मिलता है कि नहीं, मतलब सी का 1 देखिए ऑप्शन नंबर 2। आप ऐसे ही करना है, आपको सारे को याद करने की जरूरत नहीं, आप एक करिए, हो सकता है आपका एक से मैच कर जाए, आप फिर अगर नहीं हो रहा दूसरे पे जाइए। अब देखिए हम दूसरे पे गए ना सी पे, तो हमको पूरा मैच कर गया, बस आगे बढ़ जाएंगे हम तुरंत। हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में बस ऐसे ही आगे बढ़ जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द वेवलेंथ शिफ्ट इन द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। देखिए डॉपलर इफेक्ट से आया हुआ है, फॉर द, ये अल्फा है, ठीक, फॉर द हाइड्रोजन अल्फा, इसकी वेवलेंथ क्या दी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू 6563 एंगस्ट्रम। लाइन इमिटेड बाय द ए स्टार रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ विद द रिलेटिव वेलोसिटी क्या दी हुई है, 0.1 c रिलेटिव वेलोसिटी हमको दी गई है। तो जो डॉपलर इफेक्ट का होता है फॉर्मूला, ठीक, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर, लैम्डा ओ इज इक्वल टू लैम्डा ई अंडर रूट क्या हो जाता है भाई, अंडर रूट 1 प्लस वी बाई सी अपान आर, मतलब ये रिलेटिव होता है, एंड 1 माइनस
v बाई सी। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पता चल गया। और हाँ एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो होता है हमारा ना ऑब्जर्व, पेन चेंज कर देता हूँ, ऑब्जर्व वेवलेंथ होता है ये हमारा, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक क्या होता है, ई फॉर इमिटेड, ये हमारा इमिटेड वेवलेंथ होता है, ये इमिटेड वेवलेंथ होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्व, ये इमिटेड वेवलेंथ, ये हमारी रेट ऑफ वेलोसिटी हो गई। अब सारी डेटा आपको दी गई, अब निकालिए तुरंत फटाक से। 0 मतलब नॉट, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, ये हमको वैल्यू इमिटेड 6563 आप भी हमारे साथ करते रहिए इसको। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ये वैल्यू 6563, इसको निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये ऐसे अंडर रूट 1 प्लस v की वैल्यू 0.1 सी से सी खत्म, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1 सी डिवाइड बाई सी से सी हर बार खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना बचेगा हमारा, सिर्फ 6563 तो रहेगा ही, ये 1.1 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये 1 में से माइनस हो गया, 0.1 बचेगा, ये 0.9 बचेगा। ठीक, तो जो हमारा ऑब्जर्व वेवलेंथ आ जाएगा 6563 इंटू अंडर रूट में क्या आएगा 1.222, ऐसे ही आएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा फिर नॉट इज इक्वल टू, जब इसका आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है हमारी 7256 आएगी एंगस्ट्रम। ठीक, अभी ये ऑब्जर्व वेवलेंथ आया है, हमको क्या निकालना है, यहाँ देखिए हमको शिफ्ट निकालना है। शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट देखिए नेक्स्ट पेज में बताते हैं हम, नहीं यही बताते हैं बगल में। शिफ्ट वेवलेंथ शिफ्ट हम बता दें आपको, शिफ्ट वेवलेंथ शिफ्ट। ठीक है, वेवलेंथ शिफ्ट देखिए क्या होता है हमारा, जो हमारा लैम्डा की वैल्यू हो जाती है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू ऑब्जर्व लैम्डा जो हमने ऑब्जर्व किया है एंड माइनस कौन से इमिटेड वेवलेंथ निकाल लेंगे हम यहाँ से। देखिए लैम्डा ओ माइनस लैम्डा ई, यही वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा लैम्डा इसको बोलेंगे हम। हमने क्या निकाला है 7256 माइनस 6, इमिटेड क्या है वो यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया गया, यही हमारा इमिटेड है, देख लीजिए। ठीक, 6563, और इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 693 एंगस्ट्रम। ये हमारा वेवलेंथ शिफ्ट आ गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा वेवलेंथ शिफ्ट का 693, ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको बस क्या याद करना था इसमें कि रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ओरल क्वेश्चन है मुझे लगता है। इन एन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, अब देखिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये तो बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि भाई जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें हमारा एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब वहां पे एनर्जी हमारी बराबर होती है। ठीक, कंजर्व होता है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इसका, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो होता ही नहीं है इसमें, हमने बताया ना कि ये किसमें होता है, इलास्टिक कोलिजन में होता है। नेक्स्ट क्या है, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस। हाँ, इसमें यही चीज होती है, जो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है हमेशा लेस होती है, किससे, इनिशियल से है। ठीक है, ये हमारा सही होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज मोर। हाँ, मोर जानते हैं किसमें होता है, जब हम परफेक्ट इन इलास्टिक पढ़ते हैं तब उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो हमारा इसमें से कौन सा, क्या पूछा है, इन इलास्टिक। अच्छा, नॉट आउट नहीं पूछा ना इसमें, तब तो ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक, बस स्टेटमेंट ही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, आपको सिर्फ मैच कराना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको सारे ये रिलेशन तो बिल्कुल पता है आपको, क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे, काफ़ी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, यहाँ बता नहीं सकते हम आपको। जो ये रिलेशन आते हैं मैक्सवेल रिलेशंस, वैसे अगर आप याद करते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा सा होता है, किसके रिस्पेक्ट में याद मतलब आप निकाल रहे हैं, बहुत बड़ा सा एक रिलेशन आता है। ठीक, तो उसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर एक ऐसा वे हम आपको बताएंगे हैं कि आप बढ़िया से उसको मतलब एकदम घरेलू टाइप से एकदम रिलेट करके तो आप उसको याद कर पाओगे।
मैक्सवेल रिलेशंस, क्योंकि होता तो बहुत बड़ा सा है। अब यहाँ से देखिए आपको सारा तो याद नहीं होगा, हो सकता है ना याद हो, तो हम क्या पकड़ेंगे, एक छोटा छोटा सा पॉइंट पकड़ेंगे किसी से भी, ठीक है। चाहे इंटरनल एनर्जी पकड़ेंगे हम, चाहे हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लास्ट वाला देखते हैं, जो हमारा ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट किस पे होता है, वॉल्यूम पे। तो क्या होता है वो माइनस टी डेल स्क्वायर एफ अपन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वी। यही आपको याद रखना है, क्योंकि एक एट कांस्टेंट वी है तो एट कांस्टेंट वी ही रहेगा वो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ फिर दे दिया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दोनों के फॉर्मूले में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी आ जाती है वहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सामने तुरंत, तो ये हमारा डेल स्क्वायर जी बाई डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए आपको मैच किया नहीं, लास्ट का वन D1 देखिए किसी में है D1। अब देखिए D1 दो में आ गया, हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, पर दो अभी हमको देखना पड़ेगा। अब हम एक और देखेंगे, B का 2 में है कि नहीं, B का 2 फर्स्ट वाले में है, तो फर्स्ट वाला आंसर हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। और हमको सारे को देखना नहीं है ऐसे केस में। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा 21, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। क्या होता है 0 पॉइंट एनर्जी, जानते हैं बच्चा क्या होता है 0 पॉइंट एनर्जी? क्या होता है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर, दिस इज द क्वांटम, दिस इज द मिनिमम एनर्जी या फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख देता हूं इसको। ये होता क्या है ये जो होता है 0 पॉइंट एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, दी मिनिमम एनर्जी ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलेटर। पता है ये जो ऑसिलेटर लिखा हुआ है, जब हम लोगों ने पहली बार इसको सुना था ऑसिलेटर, तो हम लोग इसको क्या पढ़ते थे, ऑस्किलेटर। अभी हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, तो ऑसिलेटर, ठीक है। ये मिनिमम एनर्जी होती है हमारी। तो मिनिमम एनर्जी कितनी होती है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ये होता है हमारा हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ठीक। तो ये जो एनर्जी होती है, तो जो इसको हम एच क्रॉस बोलते हैं, तो इसको हम एच क्रॉस, मोस्टली तो एच क्रॉस से बोला जाता है, पर इसको एच बार बोला जाता है जो, ठीक है। अब कोई भी स्टैंडर्ड बुक जब उसको उठाएंगे ना, तो वहां पर अगर कहीं लिखा भी होगा तो ये एच बार लिखा रहता है, पर हम जनरली इसको बोलते हैं एच क्रॉस। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये सब एच क्रॉस रहेगा, एच क्रॉस एंड एच क्रॉस, ठीक है। तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। अब देखिए इससे सस्ता क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है, और भी आ सकते हैं। जब 2 बार आ चुके थे, बिल्कुल तीसरी बार आया ये, तो क्या होता है हमारा कूलम्स लॉ होता है। देखिए ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आके बस आपके मार्क्स को बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेनोमेना, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेनोमेना इलस्ट्रेट द पार्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। कौन से बताते हैं भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर होगा इसमें। तो देखिए ये कॉम्पटन इफेक्ट तो होता है, पर ब्रैग्स लॉ हमारा नहीं होता है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट यही दोनों होते हैं। एंड कॉम्पटन इफेक्ट पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये तो बिल्कुल नहीं होता है, ब्रैग्स लॉ ये तो होता ही नहीं है। तो कौन सा होता है हमारा, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट जो होते हैं वो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को ये बताते हैं। ये ऐसे फेनोमेना या कह सकते हैं ऐसे आते हैं फेनोमेना जो इनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी इफेक्ट पे ही आइंस्टीन सर को नोबेल प्राइज मिला था। बहुत बड़ी बात है, जो कैमरा आप फोटो खींचते हैं ना, तो इसी की देन है वो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द फॉलोइंग पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी अरेंज देयर एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। अब देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ H/mv होता है ना, mv। अब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सबका वेवलेंथ है, ये सारे ऑप्शन का सबका जो वेलोसिटी है वो सेम है, ठीक है। वेलोसिटी हम सेम कर दे रहे हैं, तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आ रहा है डी ब्रॉगली का,
1 अपान, ये भी कांस्टेंट है, अब ये भी सबके लिए सेम है, तो हमको सिर्फ मास से मतलब है भी, ये मास। अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, अगर जिसका मास सबसे कम होगा, जिसका मास सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, या फिर जिसका मास सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम। रिलेशन हमको मिल गया। अब देखिए किसका मास सबसे कम है, आइए ऑप्शन पे, इलेक्ट्रॉन, सबसे मिनिमम मास इलेक्ट्रॉन का ही होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा आइए प्रोटॉन, उससे ज्यादा, ठीक है, जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन से वो ज्यादा, कितना ज्यादा होता है, 1836, मतलब इतना टाइम्स, 1836, इतना टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है ये इलेक्ट्रॉन से, समझ लीजिए। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इससे बस स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। अब अल्फा पार्टिकल पे आते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाकर होता है, ऑब्वियसली सबसे बड़ा मास इसका होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मास किसका हो गया हमारा, यहाँ लिख लेते हैं हम, सबसे बड़ा मास अल्फा पार्टिकल, ठीक है, सबसे बड़ा मास इसका हो गया मास, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, मिट जाओ भाई। तो ये मास लिख रहे हैं ना, अल्फा पार्टिकल का लिखेंगे, ये सबसे ज़्यादा हुआ। उसके बाद किसका हुआ, न्यूट्रॉन का हुआ, ठीक है, एन से शो कर रहे हैं इसको, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास, इसको सही से लिखिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, लास्ट क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे कम मास किसका हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन का, वो सबसे ज्यादा इसका, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, इसी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ लिखना है, तो सबसे कम इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो देखिए उल्टे में कौन सा दिख रहा है, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है वेवलेंथ, है ना, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, एम का होगा। मतलब इसको किस ऑर्डर में लिखेंगे, DCBA, उल्टा देखिए कहीं मिल रहा है, DCBA, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। आप देख लीजिए कि सीयूटी का कोई भी पेपर उठा देखिए, डी ब्रोगली से क्वेश्चन तो जरूर आना है, 1-2 क्वेश्चन, जबकि अभी यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन आपको दिखा चुके हैं अब तक। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ही बड़ा है, बस थोड़ा सा, स्टैटिस्टिक्स से पूछा हुआ है। लेट NMB, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एन, इनके बीच का रिलेशन पूछा है, NBE एंड FD, ठीक है, डिनोट द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 एनर्जी स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर वन फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो इनका आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के, ये पहला वाला NMB, नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, 2 पार्टिकल हैं आपके, पहले ये लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है, सबसे पहले यही लिखना होता है इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 2 है, ठीक। एंड एनर्जी स्टेट कितने हैं, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट क्या है, वो भी 2 है। अब आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन तीनों हमको वही बताया जाता है। तो पहला हमारा क्या है, मैक्सवेल, MB, स्टैटिस्टिक्स, ये थोड़ा सा ऐसा पढ़ते हैं इसको, या फिर इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं स्टैट्स, ठीक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ही आता है वो। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, और क्या होता है ये, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पार्टिकल हैं, तो उसको बता सकते हैं ये पहला पार्टिकल है, दूसरा है, उसको मिक्स कर देंगे तब भी पता चल जाएगा ये पहला है वो दूसरा है। मतलब समझ लीजिए 2 बॉल को आप रख लीजिए कलर में, तो उसको आप बता सकते हैं ये ब्लू है, व्हाइट है, ग्रीन है, जो भी है। तो ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, इनको आप बता सकते हैं कि ये पार्टिकल पहला है, ये दूसरा है, ठीक, पहली कंडीशन होती है। और इसकी एक कंडीशन और होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं, वो पूरे के पूरे रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, ये नंबर ऑफ वेज हो गए, ठीक है। द पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी स्टेट, मतलब वो अलग अलग भी रह सकते हैं, सेम में भी रह सकते हैं, सारे के सारे। तो नंबर ऑफ वेज हम यहाँ से निकालेंगे, ये पहली पॉइंट हमारी है, दूसरी पॉइंट, तीसरा नंबर ऑफ वेज, मतलब कितनी तरह से उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे मान लीजिए, ठीक, इधर बताता हूँ,
ये मान लीजिए हमारा कितने एनर्जी स्टेट कितने हैं, 2 हैं। एक पहला इसको हम एनर्जी स्टेट, इसको E1 मान लेते हैं, हम इसको E2 मान लेते हैं। अब हमारे पास 2 बॉल्स हैं, एक ब्लू है एक वाइट है, ठीक है, एक ब्लैक एंड वाइट, ठीक। एक ब्लैक है, ब्लैक को हम बी से कर रहे हैं, बी, ये ब्लैक है, ये हमारा वाइट है, ठीक है। ये 2 बॉल्स हमारे मतलब पार्टिकल्स ही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट में है, एक बार हम क्या कर सकते हैं, एक इसमें रख, एक E1 में रखेंगे, एक E2 में। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये है, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, हम दोनों को एक ही में रख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट, दोनों को एक ही में रख दिए, ठीक है। ये वाला हम खाली छोड़ दिए एनर्जी स्टेट को। अब क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं हम एक में वाइट को एक में ब्लैक रख सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, इसमें ब्लैक कर सकते हैं, क्योंकि ये पहचानने वाला होता है। और अगला ऑप्शन क्या है, हम इसमें ना रखें, हम सिर्फ इसमें रख दें। कितने वेज निकल के आए, 1 2 3 4, तो 2 × 2 = 4, नंबर ऑफ वेज 4 हो गए, ठीक है, 4। अब 4 सब में दिया है तो हमको आगे भी काम करना पड़ेगा फिर इसमें। अब क्या है हमारा लास्ट है ये, और सेकंड वन, BE स्टैटिस्टिक्स, मतलब बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ये क्या होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल, ये बहुत बड़ा सा स्पेलिंग है, मतलब कि इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आपने 2 बॉल कलर के नहीं होंगे, अभी सेम होंगे, सब वाइट वाइट, सब ब्लू ब्लू, सब ब्लैक ब्लैक, एक ही तरह से होगा। आप उसको पहचान नहीं, कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, ठीक है। अगर हम उसे एक गुच्छा लाए हैं बॉल का, छोटा छोटा बॉल का, अगर हम ऐसे रूम पे फेंक दे हैं तो आप बता नहीं पाओगे हमने कौन सा पहला फेंका था, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, ठीक, क्योंकि वो हर तरह से सेम दिखेंगे। तो पहली पॉइंट हो गई कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं इसमें, ठीक है, पार्टिकल। नेक्स्ट क्या हो गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं सेम एनर्जी स्टेट में रहते हैं, तो पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी स्टेट, सेम एनर्जी स्टेट, ठीक, एनर्जी स्टेट। अब देखते हैं नंबर ऑफ वेज क्या है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। एनर्जी स्टेट बनाइए आप इसमें, एक हमारा E1 हो जाता है, दूसरा हमारा E2 हो जाता है, E2। हमको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉरी। अब हमने आपको क्या बताया कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो आप पहचान नहीं सकते हो क्या है, मतलब ब्लैक है तो ब्लैक ही है, ठीक। हम ब्लैक ब्लैक 2 बार ले लेते हैं, ब्लैक एंड ब्लैक। एक बार हम क्या E1 में रख सकते हैं, E1 में मतलब दोनों पार्टिकल को हम E1 में रखें, E2 को हम खाली छोड़ दें, ये हम काम कर सकते हैं ना। और या फिर हम इसको खाली छोड़ के दोनों पार्टिकल्स को हम, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स, दोनों को हम इसमें रखें, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी क्या है, हम एक को इसमें रखें और एक को इसमें रखें, ये पॉसिबल वे बन रहा है ना, मतलब 1 2 एंड 3, मतलब 3 तरीके से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एनर्जी स्टेट में। तो यहाँ से नंबर ऑफ वेज कितने मिले आपको, 3 मिल गए, उसमें कितने मिला था, 4 मिला था। अब लास्ट हमारा बच जाए FD स्टैटिस्टिक्स, मतलब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ये भी होता है इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, मतलब इसमें भी आप पार्टिकल को पहचान नहीं सकते कौन सा पहला कौन सा दूसरा है, सब एक ही तरह से होंगे, ब्लैक ब्लैक या वाइट वाइट, ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं। और ये ओबे द पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक। दैट मीन्स क्या होगा कि एक पार्टिकल एक ही एनर्जी स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल रह सकता है, ठीक है, इन वन एनर्जी स्टेट, one particle can occupy only one energy state, one particle can occupy only one energy state,
ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं इसको, मतलब कि एक एनर्जी स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल रह सकता है। अब जैसे देखिए नंबर ऑफ वेज हम बनाते हैं, नंबर ऑफ वेज मतलब कितने वेज, मतलब कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टिकल को। ये हमारा E1 हो गया, ये हमारा E2 हो गया। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अब कंडीशन भी दिया हुआ है ना कि एक एनर्जी स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल रहेगा। तो हम ब्लैक लिए हैं और वाइट लिए हैं। ब्लैक वाइट क्या, ये क्या अभी बता दिया गया ना कि इस इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब इसको हम पहचान नहीं सकते थे। ब्लैक लीजिए पार्टिकल या वाइट पार्टिकल, आपको समझाने के लिए ब्लैक वाइट किया गया है, फिर ब्लैक आउट होता नहीं। ठीक, तो दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास। तो हमने क्या बताया अभी कि एक एनर्जी स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल रहेगा, एक इसमें रहेगा एक इसमें रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने, एक ही हो गए, इधर उधर कर नहीं सकते क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया इसमें, 1 हो गया। अब आइए ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन पहला हमारा क्या था, नंबर ऑफ वेज 4 था, 4 तो सब में है। दूसरा क्या आया था बीई स्टैटिस्टिक्स में, नंबर ऑफ वेज कितने थे, 3 थे, अब 3 मिल गए, अब यहाँ भी 3 है। अब लास्ट में क्या है, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में 1 नंबर ऑफ वेज 1 आया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बस ये रहा हमारा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको 25 क्वेश्चन और कराएंगे। ऐसे तीन तरह की क्लास चलेंगे आपका, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है।